बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और आज भी बेहद ही खास विषय लेकर आपके लिए हाजिर हुए हैं। आज के विषय क्या रहेंगे, आइए सबसे पहले इस पर नज़र डाल लेते हैं। आज खास तौर से आपको हम जानकारी देंगे मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण के बारे में, किस तरीके से इसका प्रसंस्करण किया जा सकता है, और इसके साथ साथ आज का जो दूसरा विषय है वो है कपास की फसल में बीमारियाँ और रोकथाम। ये दोनों आज के हमारे विषय हमने आपको बता दिए हैं, और इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप अपना जो हमारा टोल फ्री नंबर है वो आप मिला सकते हैं। इसके लिए नंबर नोट कर लें। नंबर है 1800113060, साथ ही 1800113061। इन दोनों नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। उनका परिचय आपसे हम करा दें। हमारे साथ आपको बता दें स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रितु सिंह। आप वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र उज्वा नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर रुपेश कुमार अरोड़ा जी। आप वैज्ञानिक हैं पौधरोग कपास के कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर अरोड़ा। थैंक यू सर जी। और साथ ही अब आपको बता दें ना सिर्फ टोल फ्री माध्यम आपके लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए, बल्कि आप ईमेल के ज़रिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो हमारी मेल आईडी नोट कर लें, अगर आपको नहीं है ये याद। हमारी मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो अब अलग अलग माध्यम आपके पास जिसके ज़रिए आप अपना जो सवाल है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे पहले सवाल डॉक्टर तो आपसे हम करना चाहेंगे, जब मोटे अनाज के प्रसंस्करण की हम बात करते हैं तो एक मिशन मोड में हमने देखा है मोटे अनाज को, ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष जो है, पोषक अनाज वर्ष जो है वो हम मना रहे हैं, बल्कि उपज के जो आंकड़े हैं वो भी इस बात को दर्शाते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड उपज जो है मोटे अनाज की इस बार हमारे सामने आई है, जो कृषि मंत्रालय का तीसरा अग्रिम अनुमान अभी तक आया है। और उसके साथ से जब प्रसंस्करण की बात कर रहे हैं तो किस तरीके से इस दिशा में अब जो किसान हैं वो बढ़ सकते हैं? जी, ये जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है मिलेट्स का, मोटे अनाज का, या अब इसको कई उपाधियां दे गई हैं। मोटे अनाज ही नहीं, श्रीअन्न भी है इनकी उपाधि जी, और सुपर फूड भी इनको कहा जाता है, क्योंकि पौष्टिकता की दृष्टि से बहुत ज्यादा ये भरपूर हैं। अगर हम अन्य अनाजों से भी तुलना करें जी, तो इसके उत्पादन में हम लोग, भारत काफी अच्छे उस पे आ गया है आज के दिन में, पर इसका उपयोग जो है वो अभी थोड़ा सा और हमें और बढ़ाना है, और वो संभव हो पाएगा प्रसंस्करण से। बहुत ही आसान विधियां हैं प्रसंस्करण की, जरूरत है उनको जानने की, उनकी तकनीकी जानकारी लेने की, ताकि एक व्यवसाय के रूप में हम मोटे अनाज का प्रसंस्करण करके काम शुरू कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए जो जानकारी है वो हमें लेनी होगी, और हेलो किसान एक ऐसा माध्यम जिसके जरिए लगातार आप तक हम जानकारी पहुंचाते हैं। तो जो जानकारी का सिलसिला है वो जारी रखेंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। भारत में लगभग 2.5 करोड़ छोटे किसान मिलेट्स उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। कम भूमि होने के बावजूद उन्हें जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मिलेट मिशन भारत के किसानों के लिए वरदान साबित होगा। श्री अन्य अप्रसंस्कृत व पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के माध्यम से दुकानों व बाजारों तक पहुंच रहा है। अन्य बाजार को बढ़ावा मिलने से इन 2.5 करोड़ छोटे किसानों की आय बढ़ेगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। श्री अन्न पर काम कर रहे 500 से अधिक स्टार्टअप भी है। साथ ही पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में FPO भी आगे आ रहे हैं, जो इस क्षेत्र में सराहनीय काम कर रहे हैं। इसके साथ ही देश में एक पूरी
जोड़ी आपूर्ति श्रृंखला विकसित की जा रही है, जहां छोटे गांवों में स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं श्री अन्न के उत्पाद बना रही हैं, जो मॉल और सुपरमार्केट में पहुंच रहे हैं। इसमें मुरमुरा, स्नैक्स, उपमा, लड्डू, चपाती, पास्ता, नूडल्स, बिस्कुट, दलिया, चिड़ी जैसे कई उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। ये वो उत्पाद है जो स्वाद के साथ साथ सेहत भी देंगे और कई बीमारियों से भी दूर रखेंगे। इसके अलावा उत्पादों को घरों तक पहुंचाने, नई सामग्री बनाने और उचित मूल्य पर लोगों को उपलब्ध कराने में सहकारी समितियों जैसे केंद्रीय भंडार, नेफेड महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो जाना आपने किस तरीके से मोटे अनाज का जो प्रसंस्करण है, ना सिर्फ उससे मुनाफा तो आपको मिल ही सकता है, बल्कि जो उद्यमिता विकास की हम बात करते हैं, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, तो उसमें भी बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका मोटे अनाज की है। और उसके साथ साथ अगर आप प्रसंस्करण कर लेते हैं तो और भी ज़्यादा लाभ आपको इसके ज़रिए मिल सकता है। अब आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर रुपेश कुमार अरोड़ा जी का भी। डॉक्टर रुपेश, जानना चाहेंगे आपसे, कपास की जब हम बात करते हैं, सफ़ेद सोना इसको कहा जाता है, लेकिन इस सफ़ेद सोने में भी हम देखते हैं अलग अलग तरह की जो बीमारियां हैं उनका प्रकोप होने लगता है। कौन सी प्रमुख बीमारियां हैं और किस तरीके से उनकी जो रोकथाम है वो ज़रूरी हो जाती है? कपास में 20-25 बीमारियां हैं जो भारतवर्ष में दिखाई देती है, क्योंकि कपास की खेती उत्तरी भारत, मध्य और दक्षिण भारत में की जाती है। लेकिन मुख्य जो बीमारी है सबसे, उसमें 8-10 हैं जो कपास की पैदावार पे सीधे सीधे असर डालती है, उसके झाड़ को घटाती है। जैसे कि पत्ता मुड़ बीमारी है, पत्तों के धब्बे का रोग है, जड़ गलन है, झुलस रोग है, बैक्टीरिया ब्लाइट है, पैराविल्ट है, और भी कई बीमारियां हैं जो 7-8 बीमारियां हैं, जिसमें पत्ता मरोड़ बीमारी सबसे प्रमुख बीमारी है जी। बिल्कुल। जिसके बाद भाइयों को बताना चाहूंगा जी, आपके प्रोग्राम के माध्यम से, पत्ता मरोड़ बीमारी एक विषाणु बीमारी है और ये उत्तरी भारत में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के नरमे के खेत में आती है और ये सफेद मक्खी के द्वारा फैलाई जाती है। इसकी मुख्य पहचान हम ऐसे करेंगे कि नरमे के खेत में सबसे नई बन रही पत्तियां पे सबसे ज्यादा प्रकोप उसका होता है और ये बीमारी ऊपर से नीचे की ओर आती है और पत्तों की नाड़ें, जो नसें होती है, वो मोटी हो जाती हैं और धीरे धीरे जब पत्ता मरोड़ बीमारी की गंभीरता बढ़ती है जी, तो जो है ऊपर और नीचे की ओर मुड़ जाती है और कौलियां और कप की शक्ल की आकृति बना लेती हैं और ज्यादा बीमारी वाली अवस्था में पत्तियों के नीचे भी छोटी छोटी पत्तियां निकल आती हैं जी। तो हमें पिछले सालों से कपास के तजुर्बे में भी हमें पता लगा है कि अगर पत्ता मरोड़ बीमारी, इसमें लगभग 30 से 40% झाड़ घट जाता है जी। बिल्कुल। तो ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि कैसे इस तरह की जो बीमारियां हैं जो कि लगातार हमारी उपज को प्रभावित करती हैं, उनका नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं। ना सिर्फ एक या दो बीमारी, बल्कि अलग तरह की चुनौतियां किसानों के सामने होती हैं, तो इनका भी समाधान आज हम यहाँ जानेंगे डॉक्टर अरोड़ा से। लेकिन पहले आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। कपास हमारे देश में मुख्य नकदी फसलों में से एक है। कपास के सही जमाव व विकास के लिए 16 डिग्री तापमान तो बढ़वार के लिए 21 से 27 डिग्री तापमान सही होता है। फसल को बीमारियों से बचाने के लिए बुआई से पहले बीजोपचार अवश्य करें। दीमक से बचाव के लिए 10 मिलीलीटर पानी में 10 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफॉस मिलाकर बीज पर छिड़क दे और 30 से 40 मिनट छाया में सुखाकर बुआई करें। कपास में पत्ती की चित्ती और उकटा रोग का खतरा रहता है। चित्ती की रोकथाम के लिए डाइथेन M45 का 0.2%, जबकि उकटा रोग के लिए जिनाब का 0.2% का छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करते रहें। गुलाबी कीट से प्रभावित फूल जिनकी पंखुड़ियां ऊपर से चिपकी हो, उन्हें हाथ से तोड़कर सुंडियों को नष्ट कर दें। किसान इस बात का ध्यान रखे कि किसी भी तरह की दवा का उपयोग करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर ले। इसके अलावा खेत में खरपतवार नियंत्रण के लिए खरपतवार नाशी का छिड़काव करे या फिर फसल बढ़वार के साथ 3 से 4 बार गुड़ाई बैल चालित त्रिफाली कल्टीवेटर द्वारा कर सकते हैं। पहली गुड़ाई सूखी हो, जिसे पहली सिंचाई के पूर्व ही कर लेना चाहिए। तो जाना आपने किस तरह की परिस्थितियां सामने आ सकती हैं अगर आप कपास की खेती करते हैं, लेकिन इसी का समाधान आज आपको कार्यक्रम में बताएंगे। फिलहाल दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला हमारे साथ शुरू हो चुका है। विपिन जी हमारे साथ जुड़े हैं सागर मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका विपिन जी। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी सर नमस्कार। जी नमस्कार।
सर मेरा सवाल मोटे अनाजों को लेकर था। मैं जानना चाह रहा था कि जो किसान अकेला है या फिर समूह नहीं है जिसमें सभी लोग प्रसंस्करण कर सकें, तो अकेला किसान किस चीज का प्रसंस्करण कर सकता है और उस हिसाब से उसे कौन सी फसल खरीद में लगानी चाहिए जिसका प्रसंस्करण करके वो स्वयं बैठ सके? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ अगर बात की जाए डॉक्टर तू के एक जो किसान है कैसे वो उसकी शुरुआत कर सकता है, जानना चाह रहे हैं। विपिन जी क्या जानकारी देंगे आप? विपिन जी मध्य प्रदेश से हैं, तो अभी अगर आने वाले खरीफ मौसम में आप हमारा जो मोटे अनाज की एक मुख्य फसल है बाजरा जी, आप उसकी खेती कर सकते हैं और उसके जो अनाज आएगा उसका प्रसंस्करण कर सकते हैं जी। आपने प्रसंस्करण की आपको सिर्फ विधियां जो भी आपके नजदीकी केंद्र हो वहां से आप जान सकते हैं कि कौन सी प्रसंस्करण विधि ही ले। जैसे इन मोटे अनाज का थोड़ी सी दिक्कत ये होती है क्योंकि इनका एक जो आटे का रंग आता है वो काले रंग का होता है जी। और इसमें कुछ पोषक विरोधी तत्व भी इनके ऊपर की परत में पाए जाते हैं और जिससे इनकी जो शेल्फ लाइफ या कहेंगे कि इनकी जो आयु है ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाते। तो प्रसंस्करण छोटी विधियां हैं, उनके द्वारा अपनाकर हम इसकी जो गुणवत्ता है, पोषकता है, जो कि हमारे अन्य अनाजों की तुलना में बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। जैसे बाजरा की अगर हम बात करें तो इसमें आपका जो है प्रोटीन जो कि हमारी मांसपेशियों के लिए आवश्यक है, लोहा जो कि एनीमिया जैसी बीमारी को दूर करने में मदद करता है, ये बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है और यही नहीं कैंसर जैसी बीमारियों को भी लड़ने में सक्षम है जी। तो इसीलिए इनका प्रसंस्करण आप खरीफ फसल में लगा के आप अकेले हैं कोई दिक्कत नहीं, आप अकेले भी शुरुआत कर सकते हैं जी। आपको देखा देखी ही और लोग जुड़ेंगे। बिल्कुल तो, देखिए शुरुआत जो है वो हमें यहाँ करनी होगी जिससे और भी ज़्यादा जो किसान हैं इससे लाभान्वित हो सकें। लेकिन डॉक्टर तो जैसा बाजरे का भी अगर हम विकल्प चुनते हैं, क्योंकि कई ऐसे हमारे जो मोटे अनाज हैं, जो पोषक अनाज हैं, ये माना जाता है कि अभी जिस तरीके से गर्मी का मौसम है तो शायद उनको हम अपनी थाली में इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन क्या प्रसंस्करण के बाद ये संभव है कि उनका जो इस्तेमाल है वो हम कर सकते हैं? जी बिल्कुल है, क्योंकि इनमें गर्मियों में क्योंकि इनमें वसा की मात्रा थोड़ी अधिक होती है, पर प्रसंस्करण की विधि से ये एक मात्रा थोड़ी कम हो जाती है और फिर पचने में भी आसान होता है। आपको खाने के बाद जो भारीपन लगता है वो नहीं होता। तो इस तरीके से, और गर्मी में अगर बाजरा आप नहीं ले सकते तो आप रागी का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पास ये कई सारे हैं, कुटकी है, कोदो है, चीना है, ज्वार है, बाजरा है, और आपको सिर्फ यही अकेला नहीं, हमें अपनी भोजन की थाली में चावल, दाल, आटे, गेहूं के साथ इनको भी लेना है। तो मौसम फिर कोई भी हो, अगर हमने इन सबका सम्मिलित कर लिया तो एक संतुलित आहार और एक अच्छा पोषण वो हमें मिल जाएगा इनसे। यानी देखिए इनके बिना जो संतुलित आहार है वो हमारे पूरे नहीं है, इसलिए इनको शामिल करना बेहद जरूरी। फिलहाल हमारे साथ निहाल सिंह जी जुड़े हैं मानसा पंजाब से, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं निहाल जी? सर मैं कपास की फसल जी, कपास की फसल के गुलाबी सुंडी की रोकथाम के लिए कितने दिन स्प्रे करिए? चलिए बिल्कुल डॉक्टर रुपेश, हमारे जो दर्शक हैं जानना चाह रहे हैं गुलाबी सुंडी का जो प्रकोप होता है उसको कैसे रोका जा सकता है? ये निहाल सिंह जी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इस समय ये पंजाब में पिछले 2-3 सालों से ये कीट की जो प्रकोप है बड़ा है और ये हमारी पंजाब सरकार और पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना की तरफ से भी बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 1-2 सालों से कई किसान मित्र प्रोग्राम भी जुड़े हैं इसमें सबसे पहले किसानों को पहले ही हमने पिछले 2 सालों से हम लगे हुए हैं और अभी भी हम ये बता रहे हैं कि जो पिछले साल की जो कॉटन स्टॉक था, जो छटियां थी, जिसे हम यहाँ पंजाब में छटियां कहते हैं, जो कॉटन स्टॉक है उसको पहले हमने पुराने साल का खेत के आसपास नहीं रखना है और खेत के आसपास अगर उन छटियों को श्रेडर के द्वारा हम जो है उसे तोड़ देते हैं, मिक्सअप कर देते हैं और उसके बाद किसी पशु को अगर हम उसे चढ़ने दें तो जो सुंडी पिछले साल टिंडे कपास के टिंडे में होती है वो खत्म हो जाती है। क्योंकि इस बार ये 1 अप्रैल से 15 मई के बीच जब बिजाई करी गई है हुई है कपास की, इसमें गुलाबी सुंडी का प्रकोप अब आने की संभावना है। लेकिन अगर जहां किसान भाइयों ने छटियां हटा दी हैं और जो है हमारे यहाँ एक मेटिंग डिस्ट्रप्शन टेक्निक है, उसके थ्रू एक दवाई दी जाती है जिसमें जो खेतों में लगा के किसान उससे भी उसे रोक सकते हैं। तीसरा हमारे पास केमिकल है जैसे कि प्रोफेनोफास है एवं बेंजोएट है, इन केमिकल की समय समय के अनुसार छिड़काव करके भी इस कीट को हम रोकथाम
कर सकते हैं। जी डॉक्टर रुपेश, लेकिन जब हम रसायन के इस्तेमाल की बात करते हैं, छिड़काव की बात करते हैं, तो अमूमन हम यही देखते हैं जो किसान है वो उसकी संतुलित मात्रा का ख्याल नहीं रखते और उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा जो रसायन है उसका स्प्रे कर दिया जाता है। जबकि जो लीफ चार्ट जैसी तकनीक है वो भी लगातार किसानों को बताई जाती है कि पहले आप देख लें कि जो हमारी पत्ती है उस पर किस तरह के कीट अगर लगा है, उनकी संख्या कितनी है और किस अवस्था में है, उसके बाद ही किसी रसायन का इस्तेमाल करें। हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। इसमें क्या है कि कपास में इधर पंजाब में 2-3 तरह के कीट ज्यादा आते हैं, जैसे थ्रिप्स हो गया, जून जिसको कहते हैं, सफेद मक्खी होगी, गुलाबी सुंडी होगी। तो पहले सबसे पहले जैसे हमें देखना होता है कि सफेद मक्खी या जूं अगर इस तरीके से हैं तो हमें सबसे पहले नीम ऑयल का स्प्रे करना होता है, जो है वो 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उसकी सिफारिश है। उसके बाद हमें किसी केमिकल और रसायन के जाना चाहिए। और उसमें भी मैं एक बात और आपसे बात साझा करना चाहूंगा कि जो भी केमिकल हैं, जो भी हमारी पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी से सिफारिश है, उसमें जो है अकेला रसायन ही हमने इस्तेमाल करना है, कोई भी रसायन मिक्स करके नहीं करना है। और जो भी मार्केट में मिक्स करे हुए रसायन मिल रहे हैं उसको भी हमने छिड़काव नहीं करना है। जी, ये बेहद ज़रूरी कि संतुलित मात्रा का जो ख्याल है वो हमारे किसान रखें और जब भी किसी रसायन का इस्तेमाल आप करें तो विशेषज्ञ से सलाह ज़रूर लें, उसके बाद ही जो रसायन है उसका चयन करें और उसका इस्तेमाल करें। फिलहाल आगे भी आपको हम बताएंगे कैसे कपास की जो फसल है उसको बीमारियों से आप बचा सकते हैं और मोटे अनाज का प्रसंस्करण करके कितना लाभ आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण आप कैसे कर सकते हैं और इसके साथ साथ कपास की जो हमारी फसल है उसको कैसे अलग अलग बीमारियों से या कीटों का अगर प्रकोप हो जाता है तो वहाँ आपको क्या करना चाहिए। यहाँ डॉक्टर ऋतु श्री की अगर हम बात करें, पिछले दिनों हमने देखा था जो श्री को लेकर वैश्विक सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था राजधानी में ही, लगातार इस बात पर जोर दिया गया कि कैसे जो प्रसंस्करण के लिए प्रशिक्षण है उसको हम आयोजित कर सकते हैं और उसमें शायद एक महत्वपूर्ण भूमिका जो हमारे केवीके हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उन पर भी शायद एक और जिम्मेदारी जो है सौंपी गई है। जी, और कृषि विज्ञान केंद्र ये इस तरीके के प्रशिक्षण कार्यक्रम काफ़ी समय से आयोजित करते आ रहे हैं, जिनको हम व्यावसायिक प्रशिक्षण कहते हैं, कि आप तकनीकी सीख के, जानकारी लेके आप एक व्यवसाय के रूप में ले सकते हैं। जैसे क्षेत्र आधारित, जैसे अगर हम दिल्ली राजधानी की बात करें तो यहाँ पे मोटे अनाज में बाजरा की खेती होती है, तो हम यहाँ पे बाजरा प्रसंस्करण से संबंधित प्रशिक्षण देते हैं, जिसमें प्रशिक्षण देने में सिर्फ आपको किताबी ज्ञान नहीं होता, आपको करके दिखाना कैसे आपने क्या क्या उत्पाद बना सकते हैं। बिल्कुल, वो आपको वहाँ पे कराए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, ताकि आप एक व्यवसाय के रूप में उसको कर सकें। साथ यही नहीं, जानकारी के बाद आपको बैंक से कैसे जुड़ना है, आपको क्योंकि ऋण की आवश्यकता होती है, तो और कैसी कौन सी योजनाएं हैं सरकार की जिनका आप लाभ उठा सकते हैं। चाहे आप अकेले लेके भी योजना का लाभ उठा सकते हैं, चाहे वो समूह में अगर आप हों तो वो भी कर सकते हैं। तो ऐसे में ही हमारे पास ही के गांव से महिला का समूह आया था जिन्होंने बाजरा प्रसंस्करण की तकनीकी जानकारी हमारे से प्रशिक्षण के रूप में ली थी और उन्होंने बाजरा बिस्किट की इकाई शुरू करी और वो 16 प्रकार के बिस्किट बना रहे हैं वो समूह, और उनका बाजार जो है आपका सिर्फ दिल्ली ही नहीं
देश के और राज्यों में भी जाने लगा है। जी, लेकिन डॉक्टर तो जैसा आपने बताया कि जो महिलाओं का एक जो ग्रुप है वो पहुंचा, और अगर देखा जाए तो प्रसंस्करण में शायद जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा रुचि ले रही हैं, क्योंकि शायद घर के काम के साथ साथ इस तरह का जो काम है वो थोड़ी सी आसानी के साथ किया जा सकता है। हाँ, क्योंकि घर की महिलाओं पे वो अपना दायित्व समझती है, जिम्मेदारी समझती है कि हमें अपने घर का पोषण का, परिवार खान पान के साथ पोषण का ध्यान रखना है, तो इसीलिए वो इसमें रुचि ज़्यादा दिखाती हैं। और जैसे ही पता लगता है कि अच्छा ये अनाज, जबकि जो हमारे ये मोटे अनाज हैं, हम बहुत पुरानी संस्कृति से हैं, मतलब कहेंगे कि हमारी पुरानी जो सभ्यता थी, हड़प्पा संस्कृति, तभी उसमें ही पाया गया है कि इनका ज्वार बाजरे का इस्तेमाल होता था, यानी कि बहुत पुराने ये इस्तेमाल होते आ रहे हैं। पर धीरे धीरे हमने कम कर दिया, हमने दूसरे अनाजों को ज्यादा महत्व दे दिया। पर अब जैसे लोगों को पता लग रहा है कि नहीं, इसके पौष्टिक तत्व इसमें काफी ज्यादा पाए जाने वाले हैं, तो इनको भी अब धीरे धीरे शामिल किया जा रहा है। तो इसमें हम क्या होता है कि महिलाएं फिर जब पता लगता है कि नहीं, इसमें पोषक तत्व अच्छे हैं, तो हमें इनका प्रसंस्करण आना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी इनके साथ वही मैंने बताया कि दिक्कत होती है कि इसके पोषक विरोधी तत्व इसमें पाए जाते हैं। तो प्रसंस्करण क्रियाएं, जैसे आपने इसको जो हम ऊपर का छिलका उतारते हैं आटा बनाने के लिए, फिर इसको पकाना, इसकी रोस्टिंग यानी कि भुनाई करना, पॉपिंग यानी कि जैसे पॉप भून के कर देना, कहेंगे कि हम अंकुरित करना जी, और खमीरीकरण करना, ये तकनीकी हैं प्रसंस्करण की, जिनसे हम ये जो इसकी जो इस्तेमाल करने में दिक्कत आती है कि हम इसके रंग इसका काला पड़ा होता है आटे का, या इसके जो पोषक तत्व हमें सही नहीं मिल पाते, तो इन सब प्रसंस्करण क्रियाओं से ये सब कमियां दूर हो जाती हैं। बिल्कुल, और इसलिए ज़रूरी है प्रशिक्षण लेना भी, क्योंकि उसके तहत ये सारी जानकारी देखिए आपको मिल सकती है। फिलहाल हमारे एक नियमित दर्शक हैं नंदस्वरूप जी, वो जुड़ चुके हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है आपका नंदस्वरूप जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी नमस्कार। जो मोटा अनाज जो उत्पाद बनाते हैं, तो उसमें जैसे हमारे बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, जवान होते हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनके लिए कौन सा उत्पाद बनाए जो इसके सेहत के लिए, के लिए अच्छा हो। और दूसरी चीज, लंबे समय से उत्पाद को अगर संरक्षण करना है, भंडारण करना है, तो उसमें कौन सा मोटा अनाज जो लंबे समय तक भंडारण नहीं कर सकते। चलिए, बिल्कुल ये जानना चाह रहे हैं कि हर आयु वर्ग के लिए माना जाता है कि जो पोषक अनाज है, पोषण की आवश्यकता हर किसी को है, लेकिन भंडारण अगर हम उसका करना चाहते हैं तो वहाँ कितनी संभावना है, और अगर अभी हम उसको भंडारित कर रहे हैं, बाद में उसका प्रसंस्करण करना है, तो कितनी संभावना और क्या सावधानी रखेंगे? बिल्कुल, आप साबुत रूप में ही इनका भंडारण आप कर सकते हैं, और जो प्रक्रिया हम और अनाजों में अपनाते हैं, जैसे नीम की पत्तियों का इस्तेमाल करना भंडार में, और आप सबसे पहले भंडार में ये ध्यान रखना है कि जो नमी की मात्रा है वो हमारी 10 से 12% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होती है तो हमारे कीड़ा लगने की संभावना होती है या फफूंद लगने की संभावना होती है। तो सबसे अच्छी पहचान है कि दांत के बीच में अनाज को दबाएं और कट करके आवाज़ आए, तो यानी कि नमी की मात्रा इसमें 10 से 12% है, और आप भंडारित करते सूखे स्थान पर करें, जहाँ पे आसपास नमी दीवार के साथ में बिल्कुल ना करें। जो भी आपका भंडार गृह है या बोरी में आप कर रहे हैं तो दीवार से चिपका के ना करें, और हवा खिड़कियां जो, अगर आपका भंडार जो गृह है उसमें छेद वेद ना हो वो बंद कर लें, और बीच बीच में एक बार देखते रहें। और बाकी प्राकृतिक तरीके से नीम के पत्ते हैं, हल्दी की गांठ है या हल्दी पीस के, नीम का तेल है, ये आप घरेलू नुस्खे जो हैं इनको अपना के भी कर सकते हैं, और रासायनिक तरीकों से भी आप भंडारित कर सकते हैं। जी, और ये बेहद ज़रूरी कि देखिए, अगर आप पहले जो और विकल्प हैं, रसायन को आखिरी विकल्प के तौर पर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उससे पहले भी कई और विकल्प आपके पास हैं, और उन्हीं विकल्प के बारे में डॉक्टर रुपेश आपसे भी जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार रसायन का इस्तेमाल किया जाता है, जो बीमारियों की वजह से जो आर्थिक नुकसान होता है, कहीं ना कहीं जो फसल है उसमें प्रतिरोधक क्षमता जो है वो आ जाती है, और शायद रसायन का असर भी बेअसर होने लगता है। ऐसे में और क्या कुछ विकल्प हैं शुरुआती तौर पर अगर किसान उनको अपना सकते हैं तो ये इसमें ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। मैं इसमें कुछ बात ये जोड़ना चाहूंगा कि हमें रसायनों पे सीधे नहीं जाना चाहिए। हमारे पास नीम ऑयल है जी, या हम जो नीम के जो पेड़ है आसपास हमें मिल जाते हैं, उसके पत्तियां या बेनोलों को उबाल के उसका भी छिड़काव करने से हम अपनी बीमारी को रोक सकते हैं जी। और वे रसायन की तरफ अगर जाते भी हैं तो उसकी सिफारिश मात्रा की तरफ ध्यान रखें कि जितनी सिफारिश करी गई है उतनी मात्रा बरतें। और दूसरा जो है, कोई भी रसायन आपस में रला के ना करें, क्योंकि आजकल कई तरह की बीमारियां और कीड़े का अटैक हमें
कपास के खेतों में देखने में मिलता है या किसी अन्य फसलों में, तो ये मार्केट में ये बताया जाता है कि ये 2-3 दवाई मिक्स करके अगर आप छिड़काव करेंगे तो इस बीमारी से भी रोकथाम हो जाएगी, उस दूसरी बीमारी से। बल्कि ऐसा करने की वजह से बीमारी और बढ़ जाती है, और ऐसा करने की वजह से कारण एक समस्या ये भी उत्पन्न हो जाती है कि उसके जो रेसिड्यूज हैं, उसके अवशेष हैं, पौधे, मिट्टी और उसके पानी तक चले जाते हैं, जो बाद में किसी न किसी बीमारी का जो इंसानों में या पशुओं में कारण बनते हैं। जी बिल्कुल, और इसके साथ जैसा आपने बताया जो बैक्टीरियल ब्लाइट की अगर बात की जाए, उसकी वजह से भी हम देखते हैं कहीं ना कहीं उपज प्रभावित होती है, किसान परेशान होते हैं। क्या कुछ उपाय हम ऐसा कर सकते हैं कि जो कपास की फसल है उसमें कम से कम बीमारियां आएँ? तो इसमें सबसे पहले जो मेन जो ध्यान रखने वाली बात है कि अगर बैक्टीरियल ब्लाइट की बात करें तो हमें वो किस्म बीजें जिसमें, या वो बीज लें जिसमें जो कि इससे बैक्टीरियल ब्लाइट की बीमारी से ये टाकरा करने में समर्थ है। नहीं तो हमें जो कि राज्य सरकार द्वारा सिफारिश या जो किस्में हैं वही किसान भाइयों को बीजनी चाहिए, क्योंकि गैर सिफारिश किस्मों को जब हम बीजते हैं तो हम अपनी बीमारी और कीड़े के प्रकोप को बढ़ाते हैं। और उसमें दूसरी बात है कि समय का बहुत ध्यान रखें कि जैसे इधर उत्तरी भारत में 1 अप्रैल से 15 मई तक बिजाई का समय, अगर इस दौरान हम जो भी कपास की फसल बीजेंगे तो उसमें बीमारी और कीड़े दोनों ही कम आएंगे, और जैसे जैसे वेट करेंगे तो बीमारी की गंभीरता बढ़ती चली जाएगी। यानी सही समय पर सही प्रबंधन जो है वो हमें अपनाना चाहिए, तब जाकर जो बीमारियां हैं काफ़ी हद तक उनकी रोकथाम हो सकती है। फिलहाल हमारे साथ कैलाश जी जुड़े हैं उज्जैन मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका कैलाश जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो सर। हेलो जी सर, हम ये जानकारी लेना चाहते हैं जी कि मतलब अपन बरसात में किस प्रकार से नमी से बचाए, इनको खाद्य संग्रहण करें। चलिए बिल्कुल, मोटे अनाज की जो खाद्य प्रसंस्करण की हम बात करें उसको भंडारित अगर हम करना चाहते हैं, और बारिश का क्योंकि समय है, ऐसे में कैसे नमी से उनको बचाया जा सकता है? वही जैसे आपने अभी मैंने बताया कि आपको नमी एक बार बीच बीच में आपको देखते रहना है। एक तो जब भंडारित कर रहे हैं तो आपने नमी आपने चेक कर लेनी है अनाज में, दबा जैसे दांत में दबा के बताया था मैंने, और सूखे स्थान पे हो, और बरसात के समय जैसे खिड़कियां पास में ना हो जहाँ पे आपने भंडारित किया, ताकि बरसात का पानी ना पाए उसमें जी। और इसी समय पे आपने क्योंकि बरसात से आने से पहले ही आपने उसमें जैसे मैंने कहा नीम की पत्तियां छाया में सुखाई हुई, ताज़ा तोड़ के नहीं करें क्योंकि उसमें भी नमी हो जाती है, वो नमी फिर हमारे अनाज में आ जाएगी, जैसे हमारा अनाज खराब हो जाएगा। तो नीम की पत्तियों का इस्तेमाल करें परत दर परत बिछा के ऊपर और नीचे, और बिल्कुल आपका जो भी भंडारित ठेका है या भंडार गृह है बिल्कुल अच्छे से बंद होना चाहिए, हवा नहीं जानी चाहिए, नमी नहीं जानी चाहिए। सबसे बड़ी बात आपने ये ध्यान में रखनी है। दूसरा, आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लहसुन की कलियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी खुशबू से कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। माचिस की तीली का भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ऊपर माचिस का जो मसाला होता है उसमें फास्फोरस होता है जिसकी वजह से कीड़े नहीं आ पाते। ये हमारे घरेलू नुस्खे हैं, इनका इस्तेमाल करके आप इसको बिल्कुल सख्त से बंद कर दीजिए और उसमें नमी ना आने दीजिए। सबसे आपने बड़ी यही ध्यान रखना है कि आपके कीड़े ना लगे बरसात के मौसम में खासकर। जी बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी कि कैसे हम जो सावधानी है वो यहाँ बरत सकते हैं। और ख़ासतौर से अगर देखा जाए डॉक्टर, तो पहले हमने जो खाद्य सुरक्षा है वो हमने सुनिश्चित की, और आज के समय में शायद पोषण की तरफ हम बढ़ रहे हैं मोटे अनाज के जरिए। तो आने वाले समय में हम मान सकते हैं कि जो पोषण सुरक्षा है, कुपोषण एक बहुत बड़ी चुनौती है, ना सिर्फ हमारे सामने बल्कि पूरे विश्व के सामने। तो ऐसे में उसका हल भी हम मान सकते हैं कि हमारे देश से ही निकलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि हम लोग अभी काफी अच्छे उत्पादन में आ गए हैं मोटे अनाज में। और इसमें जो हम कुपोषण की बात करते हैं, खासकर अगर हम बात करें कि अनीमिया की, हमारे मतलब 70% महिलाएं या लड़कियां अभी भी अनीमिया से ग्रसित हैं जी। तो उसका एक ये बहुत अच्छा विकल्प है मोटे अनाज का हमारे भोजन में शामिल होना, क्योंकि जितने भी हमारे 9 के 9 मोटे अनाज हैं इन सभी में लोहा अच्छी मात्रा में पाया जाता है जी। लेकिन डॉक्टर, तो कई धारणा ये भी आ जाती है कि जब अगर उसका प्रसंस्करण हम कर रहे हैं तो शायद उसकी गुणवत्ता वो नहीं रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं है, पर जैसे हमारे प्रसंस्करण की तकनीकियां हैं, जैसे आपने पका लिया आपने, दूसरा आपने इसको भून लिया, आपने पॉपिंग कर दी जैसे पॉप होके उड़ता है, या आपने अंकुरित कर लिया, या आपने माल्टिंग एक विधि है वो कर ली। ये प्रसंस्करण की तकनीकियां हैं, इनसे
पोषण का ह्रास नहीं होता, नुकसान नहीं होता, उल्टा जो उससे में मिलने वाले पोषक तत्व हैं वो हमें अच्छे से मिल जाते हैं और वो पचते भी हैं। अगर हम ऐसे ही इन अनाजों का इस्तेमाल करें तो एक तो पचता नहीं है, दूसरा जो उसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं आप जो हमारे जो भी पाए जा रहे हैं वो नहीं मिल पाते। तो इन तकनीकियों से ही हम उन पोषण तत्वों को ले सकते हैं। बिल्कुल वही, देखिए गुणवत्ता आपको मिलेगी, पौष्टिकता आपको मिल सकती है, लेकिन इसके लिए जानकारी का होना बेहद जरूरी। और दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल नागिन जी हमारे साथ जुड़े हैं मंडी हिमाचल प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? नमस्कार सर। जी मैं नमस्कार। हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी। सर मैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक कॉटन सीड ऑयल की लगाना चाह रहा था जी, जो ग्रामीण स्तर की हो, और इसमें कितना % तेल और ये मानव शरीर के ऊपर इस खाद्य तेल का जो है वो कैसा प्रभाव या मार्केट में कैसा रहेगा जी? चलिए बिल्कुल, कपास में हालांकि बीमारियों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर रुपेश कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे? जैसे पिछले 2-3 सालों में कपास का जो रेट है मार्केट में बहुत बड़ा है, तो अगर ये कॉटन सीड ऑयल अगर बनाते हैं और आगे वो करते हैं तो इसका मार्केट तौर पे तो इन्हें मुनाफा मिलेगा, लेकिन इन्हें इस चीज का बड़े खास तौर से ध्यान रखना है कि जो कपास इन्हें जहां से भी ले रहे हैं, जिस भी खेत से वो ले रहे हैं, जो बिनौले ले रहे हैं वो है बहुत वहां पे जो है स्रोत अच्छा हो, मतलब वहां पे गुलाबी सुंडी का प्रकोप ना हो जी। तो इसका इन्हें एक ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी मुनाफे के तौर पे इसमें फायदा है जी। बिल्कुल फ़ायदा देखिए ज़रूर मिल सकता है, लेकिन जैसा डॉक्टर रुपेश ने कहा कि आप जानकारी ज़रूर ले लें, प्रशिक्षण आप ज़रूर ले लें, और उसके बाद ही कोई भी अगर आप कार्य कर रहे हैं तो उसमें आगे बढ़ सकते हैं, सफल हो सकते हैं। लेकिन ज़रूरी यही जो विशेषज्ञ हैं उनसे आप सलाह ज़रूर लें। फिलहाल आगे भी आपको हम जानकारी देंगे किस तरीके से मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण आप कर सकते हैं और कपास की जो फसल है कैसे उसको बीमारियों से बचा सकते हैं। लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं मोटे अनाज के प्रसंस्करण के बारे में और कपास की फसल को कैसे अलग अलग रोग बीमारियों से आप बचा सकते हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं भरतपुर राजस्थान से। देवेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ जी नमस्कार जी नमस्कार। देवेंद्र जी सवाल पूछ सकते हैं आप अपना।
सर हम ये पूछ रहे हैं, इस टाइम में हम कपास लगा सकते हैं और क्या कपास की फसल को हम साल भर के लिए रख सकते हैं क्या? जी, डॉक्टर रुपेश क्या जानकारी देना चाहेंगे? भरतपुर राजस्थान से जानना चाह रहे हैं हमारे दर्शक देवेंद्र जी, क्या अभी बिजाई की जा सकती है और साल भर इसको रख सकते हैं? बिजाई तो इस समय हम कर सकते हैं, क्योंकि जो हमें जो सिफारिश समय था वो बीत गया, लेकिन हम इसमें अगर बिजाई करेंगे तो थोड़ा हमें जो कीट और बीमारी की जो प्रबंधन का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे थोड़ा सा लेट बिजाई में के कारण थोड़ा उसकी पैदावार पे असर पड़ता है। जी बिल्कुल, तो बिजाई का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है इनका जो किसान भाई का दूसरा बहुत ही अच्छा सवाल है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम क्या इसको 1 साल तक रख सकते हैं। बेसिक जो कपास जो है हम लोग नवंबर में दिवाली के आसपास इसकी छुपाई कर लेते हैं, लेकिन कई यहाँ पे लोग जो है कपास के पौधों को छोड़ देते हैं प्रूनिंग करके। जी, लेकिन जिसको हम प्रूनिंग करके छोड़ देते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि उसमें जो है पत्ता मरोड़ बीमारी या चिट्टे मच्छर या मिलीबग का प्रकोप बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जब भी उसकी चुगाई करके उसकी फसल ले ले, उसके बाद वो पौधे खत्म कर दें और अगले साल फिर खरीफ के मौसम में अप्रैल मई के महीने में अपना समय से कपास की बिजाई करें। जी बिल्कुल, यानी देखिए जो समय है उसका भी ख्याल आपको रखना होगा। लेकिन डॉक्टर रुपेश, अगर देखा जाए सफ़ेद मक्खी की बात कर रहे हैं, मिलीबग की बात करें, पिछले कई वर्षों में एक बड़ी चुनौती बनकर ये सामने आए हैं जो हमारे कपास के किसान हैं उनके लिए। लेकिन क्या अब हमारे पास इस तरह की किस्में हैं कि जिससे जो इस तरह की समस्याएं हैं, कीट हैं, उनसे बचाव हो सके? मैं पहले भी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा कि हमें जो भी राज्य खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी के द्वारा सिफारिश किस्में ही भेजनी है, क्योंकि ज्यादातर जो 90% से ज्यादा जो रकबा है कपास का वो बीटी कपास के अंदर चला गया है। तो ये जो बीटी कपास है, ये जो सिफारिश किस्में इसमें जो किसान भाइयों के लिए बताई जाती है या सिफारिश की जाती है, उसमें जो पत्ता मरोड़ बीमारी, चिट्टा मच्छर जो जिसे चिट्टा मक्खी कह देते हैं, और ये गुलाबी सुंडी का भी प्रकोप कम रहता है और पैदावार भी ज्यादा रहती है, वही किस्में ही किसान भाइयों को सिफारिश की जाती है। तो अगर हम सिफारिश किस्में और समय से दीजिए तो ये 2 उपलक्ष्य ऐसे हैं जिसके द्वारा हम अपनी कपास की खेती बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जी, साथ ही डॉक्टर रुपेश, क्या मान सकते हैं कि अगर बार बार एक ही किस्म का उपयोग किसान कर रहे हैं या फसल चक्र नहीं अपना रहे, तब भी इस तरह का प्रकोप ज्यादा हो सकता है? फसल चक्र तो अपनाना ही है, लेकिन इसमें जो है हर बार हमें ये होता है कि जो बीटी हाइब्रिड है, जो हाइब्रिड जो कपास है, जो बीटी कॉटन है, वो तो है हर बार हमें नया ही बीज लेना होता है। जबकि जो वैरायटियां हैं उसका हम बीज रख सकते हैं। जी, तो हम नया बीज हम लेंगे तो उसमें जरूरी नहीं है कि जैसे कोई किस्म इस बार अच्छा परफॉर्म दे रही है, पैदावार ज्यादा आ रही है, वो अगले साल भी अगर हम वही किस्म लगाते हैं तो वो फिर से ही भी पैदावार अच्छी देगी। लेकिन ये मौसम का कुछ ऐसा है कि कई बार मौसम किसी पर्टिकुलर या किसी बीमारी या कीड़े को बढ़ावा दे देता है, उस कारण से हमें नुकसान हो सकता है। लेकिन जो है ज्यादातर और हर बार जो खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी से सिफारिश किस्में, वो कुछ किस्में हर बार सेम परफॉर्म करती हैं और कुछ किस्में हर बार बदल जाती हैं। तो मेरा ये कि किसान भाई अगर बदल के किस्म लगाएं या उनके पास एरिया ज्यादा हो, रकबा ज्यादा हो, जैसे 10, 20, 25 एकड़ में अगर कपास की खेती करें तो 20 एकड़ में एक किस्म ना लगाएं, 3-4 एकड़ में कोई एक किस्म लगा लें, 4 एकड़ में एक अलग किस्म लगा लें। जी, यानी अलग अलग किस्मों का चयन वो कर सकते हैं, ये भी एक विकल्प आपके पास है। और मौसम का असर जब हम बात करते हैं, ना सिर्फ कपास की फसल बल्कि जो हमारे मोटे अनाज हैं डॉक्टर, तो वहाँ माना जाता है कि मौसम की मार हो या जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन की एक चुनौती अब सबके सामने है, तो उनका असर इन पर, ऐसी फसलों पर कम होता है। और क्या उस नज़रिए से हम इन्हें भविष्य की फसलें भी मान सकते हैं? बिल्कुल, जैसे इसका नाम है मोटे अनाज, यानी कि कठिन परिस्थिति में भी आप इनका उत्पादन ले सकते हैं। जहाँ पानी कम है, जहाँ बारानी क्षेत्र आपका है, पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो वहाँ ये कर सकते हैं। तो ये भविष्य के लिए काफी अच्छे, जैसे मौसम का जो अचानक बदलाव हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की जो बात कर रहे हैं, उसमें मोटे अनाज जो है हमारे ये बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं और आगे भी निभाएंगे भविष्य के लिए। एक खाद्य सुरक्षा
और पोषण सुरक्षा, ये फसलें दोनों सुनिश्चित कर रहे हैं हमारे भविष्य। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर ऋतु, एक समय तक माना जाता था कि जो मोटे अनाज हैं वो शायद ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित थे, लेकिन आज के समय में जब हम प्रसंस्करण की बात कर रहे हैं तो शायद आज के समय जहाँ पे हम पिज़्ज़ा बर्गर की बात करते हैं, पास्ता की बात करते हैं, तो ऐसे विकल्प भी क्या प्रसंस्करण के जरिए मोटे अनाज से हमें मिल रहा है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि पारंपरिक रूप में जो हम लोग इसको रोटी, खिचड़ी, दलिया इनके रूप में लेते थे, अब आप जो प्रक्रिया है, प्रसंस्करण प्रक्रिया जिसको एक्सट्रूजन बोलते हैं, और ये एक छोटी मशीन है, आपको घरेलू स्तर पे भी आप इस मशीन को ले सकते हैं, और कमर्शियल जाकर बाजार के स्तर पे जाना चाहते हैं, उस पर भी मशीन आती है एक्सट्रूजन की, जिसमें आप इसमें अलग अलग प्रकार के नूडल्स है, पास्ता है, और आपका जो कहेंगे कि हम नाश्ते वाले जो हमारे उत्पाद हैं, ब्रेकफास्ट सीरियल जो हम बोलते हैं, सुबह का नाश्ता कहा जाता है कि बिल्कुल पौष्टिक होना चाहिए, तो ये भी इससे तैयार हो सकता है बस ये। और इस पे मशीनें भी बन चुकी हैं, हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान है, अभियंत्रिकी संस्थान भोपाल में है, और हमारे मोटे अनाज का पूरा एक संस्थान ही है हैदराबाद में, तो वो इन सब पे काम कर रहे हैं, और मशीन भी उपलब्ध है और अच्छी कम लागत में भी उपलब्ध है। तो इनका इस्तेमाल करके हम इन उत्पादों को निर्मित कर सकते हैं। जी, तो देखिए, पौष्टिकता के साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें स्वाद नहीं मिल पाएगा, तो उससे ज़्यादा स्वाद शायद अब आपको मिल सकता है। आवश्यकता है तो सिर्फ जानने की, ना सिर्फ अगर आप देखते हैं प्रसंस्करण के लिहाज से, बल्कि उपभोक्ता के लिहाज से भी देखेंगे तो काफ़ी लाभ इसके जरिए आपको मिलेगा। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं सिवान मध्य प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी मैडम। जी असलम जी। हाँ जी सर, मैं खरतोतकला जिला उज्जैन से असलम खान दुलाल बोल रहा था। जी। मेरा सवाल है सर, ये बारिश के मौसम में भंडारण के क्षेत्र में किन किन सावधानी रखना चाहिए अनाज? चलिए, बिल्कुल, बारिश के मौसम में पहले भी जो हमारे दर्शक हैं, क्योंकि किसान यही चाहता है कि पहले से तैयारी कर ली जाए, और हेलो किसान एक ऐसा माध्यम जिसमें हम पहले से ही लगातार किसानों को जानकारी देते हैं, जागरूक करते हैं। तो मैं चाहूँगा आप एक बार और हमारे दर्शकों को बताएं किस तरह की सावधानी रखनी होगी। जी, आपने जहाँ भी अपने अनाज को भंडारित कर रखा है, वो उसको आप एक बार दोबारा से निरीक्षण उसका कर लें। एक तो आप जो उसमें मैंने कहा था कि आपका दीवार के साथ आपका भंडार गृह नहीं होना चाहिए, दीवार से दूर होना चाहिए, पर जिसमें आपने भंडारित किया है अनाज वो अच्छे तरीके से बंद होना चाहिए, ऊपर से भी और नीचे से भी। और बारिश आने से पहले आपको जो पारंपरिक हमारे विकल्प हैं जिनसे हम कीट से मुक्त करवा सकते हैं, और ये भी ध्यान रखना है कि आपके भंडार गृह में चूहे वगैरह का ना हो प्रकोप, वो ना आ पाए, तो ये भी आपने ध्यान रखना। तो इसलिए छेद वगैरह जो है वो सब आपने बंद कर देने हैं लेप करके। तो आपने नीम की पत्ती, छाया में सुखाई नीम की पत्ती का इस्तेमाल करिए अपने भंडारित अनाज में। आप हल्दी का इस्तेमाल कीजिए, नीम के तेल का इस्तेमाल कीजिए, और नीम के तेल में आप अरंडी का तेल भी मिला के भी कर सकते हैं उसको, मतलब बचा सकते हैं कीड़ों के प्रकोप से या फफूंद के प्रकोप से। तो ये आप इस्तेमाल करते हैं। लहसुन की कलियां, माचिस की तीलियां, और अंत में अगर कुछ नहीं हो पाए तो हमारा रसायन उपचार है जो कि जिसका हम सल्फाज बोलते हैं। तो अगर 25 मन का आपका अनाज है तो 5 ग्राम का एक पैकेट आता है, वो आपने अपने भंडारित गृह में डालना है, नीचे से आपने डालना है, क्योंकि इसमें फॉस्फिन गैस छूटती है जो कि ऊपर जाती है। पर जब आपने छोड़ा उसको, जब पाउच वो डाला, तो अपने भंडारित गृह को अच्छे से बंद कर दीजिए, और उस भंडार गृह में 7 दिन तक ना जाएं, क्योंकि वो गैस थोड़ी जहरीली हो सकती है, तो जिसकी वजह से नुकसान हो जाएगा। 7 दिन के बाद आप अपना अनाज इस्तेमाल खाने लायक हो जाता है, वो खा सकते हैं आप। तो बिल्कुल ये सावधानी देखिए आप रख सकते हैं, जिससे आपका जो अनाज है वो भी सुरक्षित रहेगा, और आप भी उसका अगर उसको खा रहे हैं, उसको आहार में शामिल कर रहे हैं, तो आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रह सकता है। फिलहाल ईमेल के जरिए एक और सवाल हमारे पास आया है अक्षय पूनिया जी का। डॉक्टर रुपेश ये जानना चाह रहे हैं कि जो कपास की फसल है उसकी अच्छी बढ़वार के लिए कब उसमें जो उर्वरक है वो हमें डालने चाहिए, और क्या अगर हम संतुलित मात्रा में दे रहे हैं तब क्या फ़ायदा होगा, अगर ज़्यादा देते हैं तो क्या वहाँ भी बीमारी की आशंका है कुछ? इसमें जो है मैं बताना चाहूँगा कि जो खेत तैयारी से पहले जो हम मिट्टी में जो खाद डालते हैं, यूरिया DAP वो तो डालते हैं, लेकिन जब फसल चल रही हो तो उस समय लगभग जब फूल आने लगे तो 13-0-45 है, जिसे हम पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं, उसकी मतलब 2 किलो 100 लीटर पानी में मिला के 1 एकड़ पे एक हफ्ते के अंतराल में 4 स्प्रे करनी चाहिए। इसके करने से क्या होता है कि पौधे की बढ़वार भी बढ़िया रहती है, झाड़ भी ज्यादा रहता है, और उसमें बीमारी और कीट भी कम रहता है। इसके साथ साथ एक मैग्नीशियम सल्फेट एक
तरह का खाद है जो कि जिसका हम छिड़काव करते हैं। ये 1 किलो 100 लीटर पानी में किले के एकड़ के हिसाब से 15-15 दिन के हिसाब में 2 छिड़काव करें। फूल और डोडी आने के समय, मतलब फूल और टिंडे जब आ जाए तो उस समय मैग्नीशियम सल्फेट का छिड़काव करें। तो ये 2 रसायन ऐसे हैं जिसके हमें छिड़काव करने से हम अपने पौधे को तंदुरुस्त बनाते हैं, उसकी पैदावार को बढ़ाते हैं और उसमें जो है बीमारी और कीट लगने की क्षमता से भी लड़ने को पौधे को तैयार करते हैं। जी, यानी ना सिर्फ जो मुख्य पोषक तत्व हैं उनको तो हमें इस्तेमाल करना ही है, बल्कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनके ज़रिए भी देखिए कितना लाभ आपको मिल सकता है अगर आप उनका सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं और फसल में उसकी पूर्ति करते हैं। तो फिलहाल लगातार जो दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल शिवनंदन जी हमारे साथ जुड़े हैं फ़ोन लाइन पर, अशोकनगर मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं शिवनंदन जी? हेलो शिवनंदन जी, आवाज़ मिल पा रही है आपको हमारी? अशोकनगर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, कोशिश कर रहे हैं इनकी जो आवाज़ है वो हम तक पहुंच सके, इनका सवाल जो है हम शामिल कर पाएँ। हेलो शिवनंदन जी, आवाज़ मिल पा रही है आपको? दोनों का अपने अपने क्षेत्र में दोनों का ही महत्व है। और अगर हम बात करें कि आपने अगर किसी को आना है और शुरुआत करना है तो जो हमारा कहेंगे कि बेसिक खाना, जैसे हम रोटी ज़्यादा खाते हैं जी, तो हम क्यों ना इनका आटा बना दें। जैसे गेहूं का आटा हम ला के रख लेते हैं, वैसे ही हम मिलेट्स का आटा भी तैयार कर सकते हैं। इसमें हमें गेहूं के आटे के साथ मिला के, ताकि एक आपको एक बाजार तो मिलेगा, क्योंकि सभी लोग आटे का रोटी के रूप में इस्तेमाल करते हैं हर परिवार में, चाहे छोटा हो बड़ा हो ऊपर कोई भी हो। तो इस तरीके से आटे का इस्तेमाल कर, मतलब आप गेहूं के आटे में 10 से 50% तक मिलेट का यानी कि मोटे अनाज का आटा मिला सकते हैं। पर इन आटों को मिलाने से पहले इनकी प्रसंस्करण क्रिया आपने कोई भी इन पे अपनानी पड़ेगी, ताकि इनको हम लंबे समय तक, जैसे गेहूं के आटे को संरक्षित रखते हैं वैसे इन आटों को भी रख सकें। या आप इसको उबाल के सुखा दे, ब्लांचिंग जिसे कहते हैं, 1 मिनट के लिए उबलते हुए पानी में डाला और फैला के सुखा दिया, तो इसके जो आपकी जो शेल्फ लाइफ है यानी कि इसकी आयु है वो बढ़ जाती है। तो फिर इस तरीके से मिला के ऐसे ही आप रागी को हल्का भुन के तेज आंच पे कुछ सेकंड के लिए भुना जाता है, तो इसका आटा पीस लें। ऐसे ही ज्वार को इसको भुन के, तो ये हम एक कहेंगे कंपोजिट फ्लोर, जैसे कहते हैं कि एक पौष्टिक आटा, जैसे मल्टीग्रेन आटा जिसे हम बोलते हैं, वो एक तैयार कर सकते हैं और इसी से बाजार शुरू कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसी आटे का प्रयोग आप और उत्पाद बनाने के लिए, आप बेकरी के उत्पाद जैसे हैं, बिस्किट है, कुकीज है, केक है, ब्रेड है, अगर शहरी क्षेत्र में आप बाजार करना चाह रहे हैं तो बेकरी के उत्पाद लेके जाइए। और छोटे क्षेत्र में इस्तेमाल करना चाहते हो आप आटे के रूप में पैकिंग करके 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो, इस तरीके से पैकिंग करके शुरू कर सकते हैं। और आप ये ना सोचें कि हम सब इसके लिए मशीन कहाँ से लाएंगे, मशीन भी उपलब्ध है, सरकार की तरफ से ऋण भी उपलब्ध है, कई योजनाएं हैं, हमारा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है जी। इसके बारे में डॉक्टर ऋतु और जानकारी आपसे मैं लूंगा, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है
और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण आप कैसे कर सकते हैं, कितना लाभ देखिए इसके जरिए आपको मिल सकता है, और कपास की अगर आप फसल लगाते हैं तो कैसे उसका बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर रुपेश, ईमेल के जरिए एक सवाल हमारे पास आया है हरपाल जी का पंजाब से। ये जानना चाह रहे हैं कि जो कपास की पत्तियाँ हैं वो कभी कभी गुलाबी रंग की इन्हें दिखने लगती हैं, किस वजह से है, क्या बीमारी और क्या ऐसे में समाधान हो सकता है? ये जो गुलाबी रंग की पत्तियां नहीं, बेसिकली लाल रंग की पत्तियां हो जाती हैं। ये कई बार देखने में आता है कि जैसे कि मैंने बताया कि मैग्नीशियम सल्फेट एक तत्व है जो हमें 0.1% मतलब 1 किलो 100 लीटर पानी मिला के फुल लोडिंग आने के समय 15 दिन के अंतराल में 2 छिड़काव करें। अगर ये 2 छिड़काव नहीं करते हैं तो कपास की पत्तियां लाली चले जाते हैं और इसको में एक बीमारी आ जाती है, पत्तियों की लाली कहते हैं हम इसे। जी बिल्कुल। और आखिर में डॉक्टर रुपेश जानना चाहेंगे और किस तरह की सावधानी जो किसान है उनको रखनी होगी जिससे फसल जो है बीमारियों से बची रह सके? इसमें 3-4 मुख्य बातों का ध्यान रखें। सिफारिश किस्म बीजें, समय से बिजाई करें, जिस खेत में कपास बीजी जा रही है उसके आसपास साफ सफाई रखें, बीच में खरपतवार है उसे नष्ट कर दें जी। और जो पीली बूटी होती है ये मुख्य नदीन है या खरपतवार है जिसके द्वारा पत्ता मुड़ बीमारी होती है, इसको नष्ट कर दिया जाए। दूसरा, कपास को कभी भी नींबू के बागों के बीच है उसके आसपास या भिंडी के जो भिंडी खेती जहाँ करी जाती है उसके आसपास ना बीजे, क्योंकि वहां बीजने से चिट्टा मच्छर जो जिसे हम चिट्टे मक्खी कहते हैं, सफेद मक्खी, उसका प्रकोप बढ़ता है और धीरे धीरे पत्ता मरोड़ बीमारी की भी संभावना बढ़ती है जी। और एक अगर कपास का जब की खेती जिस भी खेत में करें उस खेत में ध्यान रखें कि वहाँ निकासी का प्रबंध हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि भारी बारिश होने के कारण जो है पानी 4-5 दिन तक उस खेत में खड़ा हो जाता है और कपास की फसल ऐसी है कि उसको सहन नहीं कर पाती, पूरा खेत सूख जाता है। तो इसका जरूर चलिए इन बातों का ख्याल जो किसान है उनको रखना होगा। फिलहाल डॉक्टर रुपेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। नमस्कार, थैंक यू जी। तो डॉक्टर रुपेश कुमार अरोड़ा हमें बता रहे थे देखिए किस तरीके से कपास की जो फसल है उसको बीमारियों से हम बचा सकते हैं। ये तो बात हुई फसल की, लेकिन अगर हम अपने नज़रिए से देखते हैं डॉक्टर रितु, अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण जो हमारे मोटे अनाज का प्रसंस्करण है, क्योंकि उसके ज़रिए भी हमारी जो सेहत है वो बेहतर रह सकती है, और ना सिर्फ हमारी सेहत बल्कि मिट्टी और मृदा की सेहत भी हम बेहतर कर पाएंगे। जी बिल्कुल, हमारी सेहत रहेगी और मिट्टी की भी, क्योंकि जैसे सूखे क्षेत्र में इनकी हम खेती कर सकते हैं, कम पानी वाले क्षेत्रों में इनकी खेती कर सकते हैं जी। तो ये एक मतलब इसीलिए इनको मोटे अनाज कहा गया जैसे हम जिक्र कर रहे थे। और तो यानी कि हमारी मिट्टी का सुधार, हमारी सेहत का सुधार, और अगर प्रसंस्करण विधियां हमने अपना के एक व्यवसाय लिया तो एक हमारी एक आमदनी का भी सुधार, इन तीनों का सुधार का अच्छा विकल्प है हमारे ये मोटे अनाज। जी बिल्कुल। और अब आप योजना की बात कर रही थी, क्योंकि ना सिर्फ कृषि मंत्रालय बल्कि दूसरे कई और मंत्रालय हैं जिनके समावेश से, जिनके मदद से जो इस तरह के प्रशिक्षण हैं वो आयोजित किए जाते हैं, या हमारे जो किसान हैं वो धीरे धीरे उद्यमिता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बतौर उद्यमी उनको हम देख सकते हैं, मिलेटप्रेन्योर उनको देख सकते हैं। किस तरह की योजना और कैसे इनके लिए लाभ मिल सकता है, आवेदन कर सकते हैं किसान? जी, जैसे हमारे किसान खाली, मैं वही बात करती हूँ कि खाली फसल उगा के उसको बेचे ना, उसको प्रसंस्करण करके फिर बेचे जी। तभी, क्योंकि हमारे किसान को इसको अपने खेती को व्यवसाय की दृष्टि से देखना पड़ेगा, तभी एक अच्छी जो हम बात करते हैं दुगनी आय की वो तभी संभव हो पाएगी। तो हमारे पास हमारी कई, जैसे मैंने कहा, भारत सरकार की खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है, उनकी योजनाएं हैं जिनके तहत आप जा सकते हैं। एक जिला एक उत्पाद करके भी योजना है जी, आप उसके तहत भी जा सकते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है जिसमें आपको 2 लाख से लेके 25 लाख तक का ऋण मिलता है।
तो इसमें आपको आवेदन करने की ज़रूरत है। आप नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र या बैंक से भी, जो हमारे आसपास के बैंक हैं वो भी ऋण देते हैं, उनकी भी कई छोटी छोटी योजनाएं हैं जो कि आपको इन उद्योगों के लिए ऋण देती हैं और कम ब्याज पे। तो यानी एक कदम और हमारे किसानों को आगे बढ़ाना होगा प्रसंस्करण की तरफ भी, जिससे देखिए इतने ज़्यादा लाभ जो हैं वो बतौर उत्पादक आपको मिल सकते हैं, लेकिन अगर उपभोक्ताओं के नज़रिए से देखेंगे तो और भी ज़्यादा लाभ आपको मिल सकता है उसका। और इसी वजह से इनको अब नाम दिया गया है श्री अन्न, जिसके प्रसंस्करण की तरफ लगातार हमारे जो किसान हैं आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ डॉक्टर ऋतु, आपने भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार। तो जाना आप सभी ने मोटे अनाज का जो प्रसंस्करण है कैसे हम कर सकते हैं और कितना लाभ इसके ज़रिए हमें मिल सकता है। अब चलिए हमारे जो कल का विषय रहेगा उसके बारे में आपको जानकारी दे दें। कल खास तौर से बात करेंगे अमरूद के नए बागों को लेकर, अगर इनकी स्थापना आपको करनी है किस तरह की सावधानी रखनी होगी, और सोयाबीन की उन्नत किस्में कौन सी हैं, इसकी बुआई आप कैसे कर सकते हैं। साथ ही अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मेल ID है hellokisan2015@gmail.com, और सोशल मीडिया के अलग अलग माध्यम, इनके ज़रिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, यानी फेसबुक, ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम जो हैं, यहाँ भी जाकर आप अपना सवाल जो है वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और आपको बता दें, आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी विकल्प डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर आप सभी को याद होगा, याद नहीं है तो नंबर आप फिर से नोट कर लीजिए। नंबर है 1800111360। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइन्स खुली हुई हैं, इस पर भी अपना सवाल आप दर्ज करा सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई नई जानकारियों के साथ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप ये सारी जानकारी फिर से देखना चाहते हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर और ये सारी जानकारी आप कभी भी हेलो किसान के माध्यम से अब देख सकेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।